नरेंद्र मोदी को आपातकाल में कई कठिन काम मिले थे। उन्हें इमरजेंसी के विरोध में पोस्टर बनवाने थे, उन्हें छपवाना था और उन्हें जगह जगह बांटना था। नरेंद्र मोदी को दीवारों पर नारे लिखवाने का काम भी करना पड़ता था, वो भी पुलिस की सख्त निगरानी से बचकर। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में पत्र पत्रिकाओं को गुजरात के साथ साथ देश के कई राज्यों में पहुंचाने का काम बेहद चालाकी से और अनोखे अंदाज में किया था। उनकी उमिया माता मंदिर से जुड़ी एक कहानी सबसे अनोखी है। किशोर कुमार की सुरीली आवाज भी आपातकाल में किसी को खटकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में यह कहानी सुनाई थी। तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। किशोर कुमार ने दिल्ली में हुए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आने से मना कर दिया था, जिसके बाद उनके गीतों को बैन कर दिया गया। आपातकाल में किशोर कुमार की आवाज जिन फिल्मी गीतों में थी, उन्हें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। ऐसे में समझा जा सकता है कि इमरजेंसी के विरोध में उठी हर आवाज को बंद कर दिया गया था। उन दिनों पत्र और पत्रिकाएं छपवाना भी बड़ा कठिन काम था। नरेंद्र मोदी के पास तो कई राज्यों में पत्र पत्रिकाएं पहुंचाने का जिम्मा था। उन्होंने धार्मिक आयोजनों को इमरजेंसी विरोधी अभियान के लिए चुना। महसाणा के ऊंझा में उमिया माता का मंदिर है, वहां मेला लगता था। मेले में सन्यासी का रूप धरकर नरेंद्र मोदी पत्र पत्रिकाएं बांटते थे, फिर वहां से वो ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों में भेजी जाती थी। कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे ही आपातकाल में गुप्त बैठकों का बंदोबस्त भी नरेंद्र मोदी ने अनोखे अंदाज में किया। जहां भी बड़े नेताओं की गुप्त बैठक होती थी, नरेंद्र मोदी वहां सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाते थे, जिससे पुलिस को नेताओं की गुप्त बैठकों की भनक न लगे। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में जेल में बंद कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिवार वालों का भी ख्याल रखा था। जिन कार्यकर्ताओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके परिजनों के खाने रहने का प्रबंध नरेंद्र मोदी करते थे। नई पीढ़ी आपातकाल के अत्याचारों को भुला न दे, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल से ताबड़तोड़ 3 पोस्ट की गई। सभी पोस्ट का मजमून आपातकाल था। हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग अलग विचारधाराओं से आए लोग थे, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना और उन आदर्शों को बनाए रखना जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस दिन कैबिनेट की बैठक में भी 2 मिनट का मौन रखा गया। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री का वो संदेश देश से साझा किया जिसे वो भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए। और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को मनाएं। इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों पर जुल्म हुए, उनके लिए नरेंद्र मोदी के दिल में विशेष जगह है। मीसा बंदियों की पेंशन और सुविधाओं का इंतजाम ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेशों में है। हालांकि जहां जहां सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलने में देर नहीं लगती। छत्तीसगढ़ में 207 लोकतंत्र सेनानियों और 128 आश्रितों के मानदेय के लिए 2024-25 में 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 28 मई 2025 को दिल्ली में आपातकाल के राजनीतिक बंदियों के लिए पेंशन शुरू की गई। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन दोबारा शुरू करने का विधेयक पारित किया। राजस्थान में 1140 मीसा बंदी हैं, जिन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। ओडिशा सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन दे रही है। मध्य प्रदेश में मीसा बंदियों और उनके परिजनों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय
हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें। और